हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको इस चैप्टर को अभी भी अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी जितनी भी आने वाली क्लासेस हैं उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन आपको जितना भी बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो पाएगा, आने वाले टाइम में वो आपको उतनी ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी करते ही स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आपको ये जो पिक्चर्स यहाँ पर दिख रही है, कभी आपने इनका टेस्ट किया है? नींबू को, इमली को यानी टर्माइट को, सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी कि चीनी, और विनेगर जो कि विनेगर यानी कि सिरका। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, पिक्चर्स आपको देख रही है, तो आपने कभी ना कभी नींबू को तो आप सभी लोगों ने टेस्ट किया ही होगा, इमली को भी मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट किया होगा, नमक चीनी नॉर्मल सभी के घर में होती है, और विनेगर को बहुत कम लोगों ने शायद टेस्ट किया हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे पिकल्स यानी अचार में होता है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सभी का जो टेस्ट है वो कैसा है? क्या इन सभी का टेस्ट एक जैसा है? डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या इनका स्वाद एक जैसा है? आपको लगता है क्या इनका स्वाद एक जैसा होगा? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप कहोगे नहीं सर, नींबू का स्वाद, अगर नींबू का टेस्ट करें तो वो खट्टा होता है, चीनी मीठी होती है, सॉल्ट नमकीन होता है, यानी सभी का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। तो यानी कि सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या सभी चीजों का टेस्ट एक जैसा होता है, तो आप कहोगे नो, है या नहीं? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का आंसर भी नो है तो बिल्कुल सही आपने गैस किया था, क्योंकि सभी चीजों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे चैप्टर में एसिड्स के बारे में। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स के अंदर सबसे पहले आप देख रहे होगे कर्ड है, सेकंड नंबर पे आप देख रहे होगे ऑरेंज जूस, देन आप नींबू पानी यानी कि लेमनेड, देन विनेगर। आपने इन सभी चीजों का टेस्ट किया होगा कभी ना कभी। आप मुझे बताइए, कर्ड यानी दही, दही का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ऑब्वियसली, है ना? नींबू पानी यानी लेमनेड का, वो भी खट्टा होता है। ये ऑरेंज जूस, ये भी आपका मीठा होता है, लेकिन थोड़ा इसमें खट्टापन भी होता है ना, विनेगर के साथ भी है। यानी मोस्ट ऑफ द आइटम आप लोगों ने टेस्ट की होगी, और जिनका स्वाद अगर आप लोगों को पता हो, टेस्ट पता हो, तो वो कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है ना? अगर उनका स्वाद खट्टा है तो यानी ये कॉमन फीचर्स हुआ इन सभी के अंदर। जितनी पिक्चर्स आप देख रहे हो उन सभी का टेस्ट कैसा है बच्चों? खट्टा है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे ये सारी की सारी पिक्चर्स देख करके क्या ये कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल सभी जितने भी एसिड्स हम लोग देखते हैं उन सभी का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टा होता है, क्यों होता है खट्टा? क्योंकि उनके अंदर एसिड्स पाया जाता है। देखो, किसी भी चीज में, जैसे आप नींबू ले लो, ऑरेंज ले लो, या आंवला ले लो, जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जिनका टेस्ट जो होता है आपका सॉर यानी खट्टा होता है, उनका खट्टापन जो होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनमें एसिड्स पाया जाता है। आपको याद रखना है, एसिड्स यानी अम्ल, हिंदी में से अम्ल बोलते हैं। यानी जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अम्ल यूज करना है इसके लिए, एसिड्स के लिए। अब आप लोग एसिड्स का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में सीधे तेजाब ऐसी फीलिंग आती होगी, या फिर कुछ इस तरह का एसिड जो आप लोग देखते हो बहुत खतरनाक डेंजरस होता है। बिल्कुल, एसिड्स इतने ही खतरनाक होते हैं, इतने ही डेंजरस होते हैं। अब आप कहोगे सर इतने सारे हमारे फूड्स में एसिड्स होता है तो फिर हमें कोई नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो किस तरीके से हमारे ये बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में ये चीजें भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं जितने भी एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होती है, these substance taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. इन पदार्थों का स्वाद खट्टा है, इसलिए होता है क्योंकि उनमें अम्ल होते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो आपको यहाँ से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जितने भी एसिड्स होते हैं अगर हम उनको टेस्ट करें तो मैक्सिमम टाइम हम देखेंगे कि उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है ना? ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को ये बात अच्छे से याद रखनी है कि टेस्ट में जितने भी एसिड्स होंगे उनका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा। मतलब जितने भी सब्सटेंस जिनका भी टेस्ट खट्टा है वो कैसे कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों? बेसिस। क्या है? बेसिस। हिंदी में से क्षारक या क्षार भी बोलते हैं। अब आपसे मेरी सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जितने भी एसिड्स होते हैं, अभी हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा,
जितने भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है बच्चों? खट्टा। तो क्या बेसिस जो होते हैं यानी क्षारक जो होते हैं उनका भी टेस्ट खट्टा होता होगा क्या? चलो बताओ कितने बच्चों को पता है इसके बारे में? नहीं पता? कोई नहीं, अगर आपको पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कोलगेट, बेकिंग सोडा, डाइजीन, केक। यहाँ पर मैंने ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ से लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग उन चीजों से अच्छे से सीख पाते हैं जो हम लोग डेली रूटीन में चीजें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। बेकिंग सोडा सभी लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के समय। डाइजीन भी आप लोगों ने देखा होगा घरों में, जब हम लोगों का पेट वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो घर में हम लोग डाइजीन्स का यूज करते हैं, है ना। कोलगेट तो आप लोग डेली सुबह मॉर्निंग में करते ही होंगे। केक आप लोगों ने बर्थडे बर्थडे पार्टी जितनी भी होती है उनपे आप लोग खाते ही होंगे। तो आप मुझे बताइए इन सब का टेस्ट कैसा होता है? अगर आप लोगों ने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया हो तो आप देखोगे उनका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है ना। कोलगेट तो आपको टेस्ट करने में थोड़ी थोड़ी मीठी लगती होगी, लेकिन उसके अंदर वो तो फ्लेवर ऐड किया जाता है ना, वो तो फ्लेवर होता है। वैसे आप देखेंगे तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वापन आएगा, है ना। इसी तरीके से केक के अंदर भी जो ब्रेड होती है, जो भी क्रीम होती है, उसके अंदर शुगर ऐड की जाती है उसे मीठा बनाने के लिए, वरना उनका टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है। और उसका जो आप अगर उनको टच करके देखोगे, उनको उनको फील करोगे तो थोड़ा सॉपी नेचर का होता है, यानी जैसे चिकनापन होता है ना साबुन का, इस तरीके का उसका फील आती है जब उनको टच करते हैं तो हम लोग। चलो इसी चीज को मैं बताता हूँ कि बेसिस के बारे में, कि बेसिस जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। तो द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। मतलब जितने भी क्षारक होते हैं, मतलब ऐसे जितने भी पदार्थ है, जितने भी सब्सटेंस है, इनको स्वाद करने पे यानी कि टेस्ट करने पे कड़वे लगते हैं हमें, और छूने पे साबुन जैसा फील होता है, चिकनापन फील होता है, तो वो क्षार यानी कि बेसिस कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमको एक बात और समझनी है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एसिड जो होती हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस दोनों में देखने को मिल गया कि एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज, क्योंकि हम लोगों को पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही हमारा ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो हमें ये तो अच्छे से समझना है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एसिड और बेसिस के बारे में समझ, सोल्ट आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे जब इनके बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से बता देता हूँ, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है जबकि बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है। एसिड जो होते हैं वो आपको जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, या जितने भी आप लोग इस तरीके के जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, या फिर जितने भी खाने वाली चीजें होंगी, कर्ड हो गई, वो सब एसिडिक नेचर की कहलाएंगी। और बेकिंग सोडा, कोलगेट, ये सब चीजें इस तरह की कहलाएंगी बेसिक नेचर की। अगर आपको एसिड और बेसिस ये दोनों क्लियर हो गए तो बढ़ते हैं हम आगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या आप सभी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं? चलो यहाँ पे जितने मैंने अभी तक एग्जाम्पल दिए वो ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो आप लोग टेस्ट कर सकते थे, कोलगेट, बेकिंग सोडा, लेमन, ऑरेंज जूस। लेकिन क्या सभी चीजों का टेस्ट कर पाना संभव है, पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम सभी चीजों को टेस्ट कर ही नहीं सकते। फिर ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज एसिडिक होती है या कौन सी चीज बेसिक होती है, मतलब कौन से अम्ल हैं या कौन से क्षारक हैं, क्षार हैं। अब इस चीज को पता लगाने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, हिंदी में इसको सूचक बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इंडिकेटर्स होते क्या है। आपके पास जैसे आपकी बाइक होती है, बाइक में इंडिकेटर्स होते हैं, कार होती है, कार में इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, काम क्या करते हैं? वो हमें इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं कि हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर, लेफ्ट राइट साइड मुड़ना है तो राइट वाला इंडिकेटर हम लोग करते हैं ना। इसी तरीके से जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं डेली लाइफ में, वो हमें ये बताते हैं कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेसिक है, मतलब कोई चीज अम्लीय है या कोई चीज क्षारकीय है। ये चीज हमें इंडिकेटर्स की हेल्प से पता लगती है जब हम किसी चीज को टेस्ट करके नहीं पता लगा पा सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ क्या हम लोग पॉइजन को टेस्ट कर सकते हैं, है ना? नहीं कर सकते, खाते ही हम लोग उसको मर जाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी डेली लाइफ में जिन्हें हम टेस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, चाह कर भी नहीं कर सकते, तो उनको हम लोग कैसे पता लगाएंगे बच्चों? इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो आप लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में पता चला। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स एक स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड
टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। मतलब किसी भी सब्सटेंस का पता लगाने में जो हेल्प करते हैं कि वो एसिडिक है, अम्लीय है या बेसिक है या क्षारकीय है, इन पदार्थों को, इन सब्सटेंसेस को ही इंडिकेटर्स कहा जाता है। अभी आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, इंडिकेटर्स के मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो ये सब क्या है, हमारे इंडिकेटर्स यानी सूचक माने बोले जाते हैं। जैसे कि बात करूं मिथाइल ऑरेंज, अभी आप लोग सिर्फ नाम याद रखिए, क्या होते हैं, कैसे करते हैं काम, ये सब चीजें हम डिटेल्स में इसमें पढ़ने वाले हैं। आप लिटमस पेपर सेकंड में आप देख रहे हैं, लिटमस पेपर है। एक आपको फ्लावर दिख रहा है, ये इसे चाइना रोज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? चाइना रोज, चाइना में पाया जाता है ये। अगला है फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो होता है, अगर जब आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो आप लोग लेबोरेटरी, स्कूल्स की लेबोरेटरी में भी जाके इस चीज को देख सकते हैं कि फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है। ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे देख रहे हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक, तो ये तो हम सबके घर में होती ही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, पर हम लोग उनको साइंटिफिक नेम से नहीं जानते हैं। हम लोग उनको किस नाम से जानते हैं? जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, हम उसी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या है बच्चों? इंडिकेटर्स हैं। ये हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि किसी का नेचर, किसी भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक होता है और या बेसिक होता है। कैसे? क्वेश्चन ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कैसे पता लग जाएगा कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, वो भी इनकी हेल्प से, वो भी हल्दी जैसी चीज की हेल्प से। तो देखो बच्चों, कैसे ये हेल्प करते हैं हमारी। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सभी इंडिकेटर्स आपको यहाँ जितने दिख रहे हैं वो एक ही जैसे हैं? नहीं, इंडिकेटर्स के भी हम लोग इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, इंडिकेटर्स जो होते हैं बच्चों, या तो वो हो सकते हैं नेचुरल यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, या हो सकते हैं आर्टिफिशियल, जो हमें आर्टिफिशियल यानी बनाने पड़ते हैं, जो हमें लेबोरेटरी में तैयार करने पड़ते हैं। अब ये हमारी हेल्प तो करते हैं यही पता लगाने में कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक इंडिकेटर्स यानी सूचक की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? जैसे टर्मरिक, हल्दी, जो कि आप देखते हो नेचर से मिलती है, पेड़ पौधों से हमें मिल जाती है ना। रेड कैबेज यानी कि लाल पत्ता गोभी जो होती है, वो भी हमें प्लांट से मिल जाती है। बीटरूट्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे ना, चुकंदर आप सभी ने खाया होगा, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है बच्चों। ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज, ये भी इंडिकेटर है। टोमेटो, लिटमस पेपर, चाइना रोज, ये सभी वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है इन नेचर। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? अब जैसे कि मैं बात करूं फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको दिखाया भी था फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन क्या होता है। अभी फिलहाल आप सिर्फ नाम याद रखिए। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया। अच्छा, एक कलर की वजह से इनके नाम अलग अलग हैं। एक ऑरेंज कलर का होता है उसे मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, एक रेड कलर का होता है उसे मिथाइल रेड बोलते हैं। अगला है मेलाकाइट, मेलाकाइट ग्रीन यानी कि हरी मेलाकाइट। ये जो मेलाकाइट होती है ये भी एक तरीके का क्या होता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। आपको इनको बस नाम याद रखने हैं फिलहाल, और कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बताओ, तो आप किसी भी दो नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि टर्मरिक, रेड कैबेज या बीट रूट्स, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से दो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के नाम बताओ, तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, मेलाकाइट ग्रीन, कुछ भी आप दो एग्जांपल दे सकते हैं, तीन एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में इतना नहीं पढ़ना है। वो भी कितने हैं? दो तीन इंडिकेटर्स के बारे में ही ज्यादा हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो कि क्या है? हमारा लिटमस पेपर। अभी मैंने आपको लिटमस पेपर थोड़ी देर पहले दिखाया था, अभी फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो आपके सामने यहाँ पे एक लाइकेन की फोटो है। लाइकेन क्या होता है बच्चों? काई, जो आपने देखा होगा जहाँ पे भी पानी होता है थोड़ा बहुत, तो वहां पे ये उग जाती है, अपने आप आ जाती है ना। ग्रीन ग्रीन कलर की देखी होगी आपने, तो लाइकेन बोलते हैं इसको। अब लाइकेन जो होता है वो क्या होता है? लाइकेन से हम लोग क्या करते हैं? लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि बनाते हैं। अब देखो, लिटमस पेपर को इससे हम लोगों ने बना लिया। लिटमस पेपर से बनाने के बाद क्या करेंगे? लिटमस पेपर को देखो यहाँ पे मैं दो कलर दिखा रहा हूँ बार बार, एक थोड़ा पर्पल कलर है और थोड़ा पिंक कलर है ना। तो इसको हम ब्लू और रेड के नाम से जानेंगे। एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है।
ठीक है बच्चों, आपको ब्लू बोलना है और एक रेड बोलना है। अभी यहाँ पे कलर जो दिख रहे हैं उसे आप इग्नोर करना, ठीक है। इसको ब्लू लिटमस बोलते हैं, एक को रेड लिटमस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इससे पता कैसे चलेगा कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आप देखिए, अगर जब लिटमस पेपर से आप टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी एसिडिक होते हैं, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, जितने भी एसिडिक चीजें, उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को आप टच करेंगे या ब्लू लिटमस पेपर पे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को गिराएंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? रेड कलर में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एसिडिक सॉल्यूशन टर्न ब्लू टू रेड कलर। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो लिटमस पेपर के, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं बच्चों? रेड कलर में। अगर इसमें आप रेड कलर वाला लिटमस पेपर डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो रेड ही करते हैं। ब्लू को रेड कर सकते हैं, रेड को रेड क्या करेंगे, है ना। आगे एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, अगर आप इसमें रेड वाले को डालोगे, रेड वाले को जैसे ही इसके अंदर टच करोगे, किसी भी बेकिंग सोडा या कोलगेट या इस तरीके की साबुन वाले हमारी जो आइटम्स होती हैं, इनको आप शैम्पू के अंदर, तो ये सब क्या करेंगे, ये रेड वाले को ब्लू में चेंज कर देंगे, ठीक है। एल्कलाइन सॉल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू, यानी कि लाल को नीले रंग में चेंज कर देते हैं। तो इससे हम पता लगा पाते हैं उन सब्सटेंसेस के बारे में जिनको हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। तो अभी मैं बार बार आपसे यही बोल रहा था ना कि हम हर चीज को टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक। तो उसके लिए हमें लिटमस की हेल्प लेनी पड़ती है या किसी और इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ये पता लगाने के लिए कि ये एसिडिक है या बेसिक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना तो ब्लू वाला रेड चेंज होता है, ना रेड वाला ब्लू में चेंज हो रहा होता है। क्या आप जानते हैं? तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। जब वो एसिडिक और बेसिक नेचर के हैं ही नहीं, तो उनके कारण लिटमस पेपर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल नोट्स में लिखा बता रखा है साइड में कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब कभी कभी ऐसे सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे जिससे लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। तो जब कलर ही चेंज नहीं होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल सब्सटेंसेस। मतलब उदासीन, हिंदी में क्या वर्ड यूज करना है बच्चों? उदासीन पदार्थ। ऐसे पदार्थों को क्या बोलना है? उदासीन पदार्थ, जिनके कारण लिटमस पेपर पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। समझे? ना तो लाल वाला ब्लू में चेंज, नीले में चेंज होगा, और ना ही नीले वाला लाल कलर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। अभी हम सिर्फ, मैंने आपको बताया कि अभी हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो पहला नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने अभी आपको क्या बताया? लिटमस, क्योंकि ये नेचर से मिल रहा है, ये नेचुरल इंडिकेटर से। टर्मरिक क्या होती है, ये तो आपको पता ही है ना, हल्दी। हल्दी भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसका एक इस्तेमाल एसिडिक और बेसिक चीजों का पता लगाने में भी किया जा सकता है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये महसूस किया हो या कभी देखा हो, इस चीज पे ध्यान दिया हो, जब वो कभी खाना खाते समय उनके जो थोड़ा बहुत सब्जी के जो दाग होते हैं शर्ट पे या पैंट पे लग जाते हैं? कभी देखा है आपने? कभी कभी क्या होता है, खाना खाते समय थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह का दाग हमारे रुमाल पे या पैंट पे या शर्ट पे गलती से लग जाता है, गिर जाता है ना। तो होता है क्या है, जब उसे हम धोते हैं, यानी कि जब उस पे हम साबुन या फिर सर्फ अप्लाई करते हैं, डिटर्जेंट या सॉप उस पे अप्लाई करेंगे। और आपको मैं बताऊं, डिटर्जेंट जो होता है, जो सॉप होता है, वो कौन सा नेचर होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है? तो आप देखोगे वो अम्लीय तो नहीं होता है, क्योंकि वो खट्टा तो नहीं है, वो बेसिक है, वो क्षारीय है ना। तो जब भी उससे आप उसको, जब भी उसके कांटेक्ट में आएगा, मतलब जैसे ही आप उस पर साबुन लगाओगे हल्दी वाले दाग पे, तो आप देखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी है, अगर हम किसी भी एसिड के साथ, एसिड्स के साथ क्या करते हैं, जैसी एसिड के साथ आप किसी हल्दी को मिलाएंगे तो आप देखोगे उसका रंग में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो टर्मरिक होती है वो खुद एसिडिक है, जो टर्मरिक है वो खुद एसिडिक होती है। लेकिन जब उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा? तब वो क्या होगा? बिल्कुल सही, तब वो चेंज करेगी, कलर चेंज करेगी। कैसा कलर करेगी बच्चों? लाल रंग, यानी कि रेड कलर चेंज कर देगी। जो आपके पीले रंग के दाग होंगे वो थोड़े से लाल रंग के हो जाएंगे, ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे।
बाद में आप जब साबुन से अच्छे से धो लेंगे तब तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, वरना पहले वो थोड़े से रेडिश कलर के हो जाते। चलो, अगर हम लोग यहाँ तक अब दो चीजें के बारे में जान चुके हैं, क्या क्या? एक तो लिटमस पेपर के बारे में और दूसरा टर्मरिक के बारे में। लिटमस पेपर से कैसे पता लगाते हैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में टच करते हैं या एसिड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और बेसिक को में अगर टच करेंगे रेड वाले को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बेसिक के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। इस तरह टर्मिक का हमें पता लग गया, तो वो सिर्फ बेसिक के साथ रिएक्ट करेगी। बेसिक सॉल्यूशन जो होगा उसके साथ वो रेड कलर में चेंज करेगी, रेडिश कलर में चेंज करेगी, लेकिन ये एसिडिक के साथ कोई चेंजेस नहीं करती अपने कलर में। और ये सब जो आप देख रहे हैं किसके क्यों होता है पता है आपको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये अभी हम जानेंगे। तो बच्चों आगे बात करते हैं अब हम लोग चाइना रोज। अब क्योंकि मैंने आपको दिखाई दिया था चाइना रोज, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ चाइना रोज। चाइना रोज भी हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज जो होता है आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि बेसिकली चाइना से बिलोंग करता है, शायद इसीलिए इसका चाइना रोज इसका नाम है। और चाइना रोज क्या करता है, जब इसे आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे ना बच्चों, तो ये डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। यानी कि आप किसी एसिड वाले सॉल्यूशन के अंदर जैसी चाइना रोज का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो आप देखोगे उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, पिंक। और जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ डालोगे तो ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ये भी हमें ये पता लगाने में हेल्प कर देगा किसी चीज का कलर रेड हो रहा है यानी कि पिंक हो रहा है, लाल हो रहा है, गहरे गुलाबी रंग का हो रहा है, तो वो अम्ल है यानी एसिड है। लेकिन चाइना रोज के कारण किसी भी घोल का या सॉल्यूशन का, विलेन का कलर जो हो रहा है ग्रीन हो रहा है, हरे रंग में बदल रहा है, तो आप पता लगाएंगे कि ये क्या है बच्चों, क्षारीय है यानी बेसिक है। तो हम लोग इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, इसकी हेल्प से, चाइना रोज की हेल्प। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई कलर नहीं चेंज होता, तो क्या होगा? तो ये सीधी सी बात है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल सब्सटेंस है, उदासीन हमारे पे पदार्थ है वो। समझे बच्चों? तो हमें यहाँ पे फिर से एक और बात समझ में आ गया कि चाइना रोज की हेल्प से भी हम ये देख सकते हैं कि हम लोग कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, अब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं हर चीज को। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास हम लोगों को अब जो सीखना है, जैसे कि मैं बता रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में यानी उदासीनीकरण के बारे में हमें सीखना है। देखो, नाम से इसका अर्थ आपको पता लग रहा होगा, नाम से इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। न्यूट्रल के अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है बच्चों, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। हिंदी में इसे बोलते हैं उदासीन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हिंदी में है उदासीनीकरण। ये उदासीनीकरण क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है। तो देखो, अगर कभी भी आप एक एसिड को लो और एक बेस को लो, यानी एक अम्ल को लो और एक क्षार को लो, आप इन दोनों की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करा दीजिए। जब भी ऐसी रिएक्शन होगी ना एसिड और बेस की, तो जो आपको मिलेगा, यानी जो भी कुछ आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा इससे एक तो सॉल्ट और मिलेगा दूसरा वाटर। दो चीज मिलती है हम लोगों को, क्या मिलेगा, एक तो एसिड सॉल्ट और एक वाटर। कब, जब हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, यानी कि अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराने पे, अभिक्रिया कराने पे हमें मिलता है लवण, यानी कि हिंदी में इसको लवण बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, वाटर यानी कि जल। ये चीज हम लोगों को मिलती है कब, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एक एग्जाम्पल देखो, HCl। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये नाम से पता लग रहा है एसिड है ना। दूसरा है NaOH, यानी कि Na मतलब होता है सोडियम। ये नाम आपको अभी थोड़े दिन बाद और आपकी जैसी क्लास में आप आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा हर चीज का हम लोगों ने अलग अलग सिंबल बना रखा है। तो सोडियम के लिए हम लोगों ने Na वर्ड यूज करते हैं, और O से मतलब ऑक्सीजन, H से मतलब हाइड्रोजन, और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लिखा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिड है, नाम से ही पता चल रहा है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है।
एसिड की और बेस की अगर रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है हमारे घर में यूज होने वाला सोल्ट यानी नमक। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला कॉमन सोल्ट जो होता है वो क्या है, हमारे लिए एक तरीके का सोल्ट ही है ना, सोल्ट ही तो होता है वो। और क्या मिलेगा, थोड़ा सा वाटर, क्या मिलेगा, वाटर यानी H2O, जिसको हम साइंस में H2O बोलते हैं वाटर को। तो हम लोगों ने यहाँ से इनकी रिएक्शन भी सीख ली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पता लग गई कि अगर अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे क्या मिलेगा, बिल्कुल सही, सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां तक हमें बहुत अच्छे से इसको समझ लें, समझे। अगर यहां तक हमें समझ में आ गया तो आगे हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत बार हम लोग देखने को मिलता है। आपको मैं फिर से याद करा दूं, न्यूट्रलाइजेशन में हम लोगों ने सीखा था कैसे होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, यानी एसिड और बेस को आप मिला दीजिए तो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। देखो भाई, कोई चीज एसिडिक है, आप उसमें बेस ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कोई चीज बेसिक है उसमें आप एसिड ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो भी न्यूट्रल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कोई चीज अगर एसिडिक होगी तो हमें उसे न्यूट्रल करने के लिए बेसिक को ऐड करना है, कोई चीज बेसिक होगी तो उसे न्यूट्रल करने के लिए एसिड को ऐड करना है। तो कभी भी हमें न्यूट्रल करना होता है तो हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को बैलेंस कर देते हैं, बराबर बराबर उसमें ऐड कर देते हैं, इससे वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कितना जरूरी है ये हमने देखना है। देखो, मैं आपसे बार बार आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि हमें बताओ, एसिड को ऐड करना है या बेसिस को ऐड करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यही देखना है। अगर देखो एसिड की मात्रा ज्यादा है, अगर एसिड ज्यादा हो रहा है तो आप उसमें बेसिस को ऐड कर दीजिए, जिससे कि वो बैलेंस हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर बेसिस की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा है तो आप वहां एसिड को ऐड कर दीजिए, जिससे भी वो क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया है वो किसका लिया है, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी। आप लोग जब भी कभी बाहर का फास्ट फूड आइटम खा लेते तो आपके पेट में आपको बहुत तेज से दर्द हो जाता है ना, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारे पेट के अंदर काफी तेजी से जलन मच रही होती है, खूब तेजी से, बहुत ज्यादा हम लोगों को देख रहे होते हैं कि पेट में बहुत पेन हो रहा होता है ना, स्टमक पेन कर रहा होता है। कब ऐसा जब होता है, कब होता है पता है आपको, ऐसा जब होता है जब हमारी स्टमक के अंदर एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब आप मेरे को बताइए, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई और हमें न्यूट्रल करना है, मतलब पेट का दर्द सही करना है, हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं। डॉक्टर क्या देखता है, हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा है और उसको हमें ठीक करने के लिए उसे न्यूट्रल करना पड़ेगा। जो डॉक्टर हमारे लिए दवाई लिखता है ना, इस तरीके लिखता है जिससे कि हमारे एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल करने के लिए उसे हमें जो दवाई देनी पड़ेगी वो किस नेचर की होगी बच्चों, बेसिस नेचर की होगी, बेसिक नेचर की होगी, समझे, यानी क्षारकीय नेचर। अब देखो कैसे आप लोग देखते हो, जैसे ही आपको पेट में जब पेन हो रहा होता है तो क्या करते हो आप लोग, जब आप लोग इनो वगैरह पी लेते हो तो आपके पेट की जलन थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, मिल जाती है नहीं मिल जाती है। तो वो क्यों मिल जाती है, क्योंकि आपके जो इनो होती है वो भी एक तरीके का क्या है, बेकिंग सोडा ही है। आप जब उसे खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर बेस ऐड हो जाता है, बेस यानी कि क्षार। क्षार ऐड हो जाता है किसमें, एसिड में। एसिड और बेस आपके ऐड हो गए तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, है ना, न्यूट्रल हो गया। तो उसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण। तो हमारे लिए उदासीनीकरण ने क्या हेल्प किया, हमारे पेट के दर्द को सही करने में हेल्प किया। या फिर आप लोग एक चीज का और इस्तेमाल करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होती है एक तरीके की सिरप होती है, जिसको हम लोग पीते हैं। तो जब भी पीते हैं, जब हमारे पेट में एसिड की जो मात्रा होती है ज्यादा हो जाती है, डाइजिन आप लोग पीते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे बेसिक नेचर की चीजें हैं जिनको हम लोग ऐड करते हैं अपने एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, हमारे पेट में आ रहे वाले बढ़ने वाले एसिड को। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ से इतनी बात समझ गए होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन से हमने अपने पेट के दर्द को सही किया, मतलब हमारा जो तरीका था वो क्या था, न्यूट्रल करने का। ठीक है, अब इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, न्यूट्रल न्यूट्रल वर्ड पे, क्योंकि हमें न्यूट्रल ही सीखना है कि न्यूट्रल से किस तरीके से हमें काम करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा डेली लाइफ में अगर हम देखें न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल, तो हम देखते हैं कि नॉर्मली आपने कभी चींटी को डंक, यानी कभी आपने देखा है कि लाल चींटी या काली चींटी आपकी कोई काटा है कभी चींटी ने आपको। तो आंट बाइट यानी कि चींटी का काटना, जब भी कभी आपको चींटी काटती है तो आप देखोगे वहां पे उस एरिया में जिस जगह उसने काटा है थोड़ा सा पेन आपको फील होता होगा, होता है ना, किसी किसी को ज्यादा ही फील होता होगा। अच्छा, ऐसा ये पेन जो होता है वो क्यों होता है पता है आपको,
और थोड़ी देर बाद वो लाल हो जाता है, वो एरिया थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। किस कारण से ये पेन हो रहा होता है पता है? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट करती है वो होता है फॉर्मिक एसिड। मतलब उसने हमारे शरीर के अंदर अपने डंक की सहायता से हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल दिया। जब आप मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है या फिर किसी तरीके इस तरीके के इंसेक्ट जो हमारी बॉडी को वे इंजेक्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड, तो हमें वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है और पेन के कारण वो एरिया क्या हो जाता है? रेडिश हो जाता है, मतलब लाल हो जाता है। अब मुझे बताइए, चींटी ने हमारी बॉडी के अंदर क्या ऐड कर दिया? फॉर्मिक एसिड। नाम से पता लग रहा है ना ये क्या है? एक एसिड है। इसे ठीक करने के लिए अगर हम दवाई लेने जाएंगे तो हमें डॉक्टर जो दवाई देगा वो क्या किस नेचर की होगी? वो एसिडिक नेचर की होगी या बेसिक नेचर की होगी? पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे। बिल्कुल सही। अगर आप जानते हैं कि हमें न्यूट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया, उस जगह पे एसिड की मात्रा बढ़ गई जिसकी वजह से पेन हो रहा है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक चाहिए। तो हम लोग उस जगह बेसिस को ऐड कर दें तो हमारा वो पेन सही हो जाता है। मतलब अगर आप उस जगह पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लें, मतलब बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे का थोड़ा सा पानी में डाल के पेस्ट बना और उसे उस हिस्से पे रब कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आपकी उस एरिया का जो पेन होगा वो फटाफट से गायब हो जाएगा। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया दोहराई गई फिर से। क्यों? क्योंकि एसिड में क्या ऐड कर दिया हमने? बेसिस को। अम्ल में क्या ऐड कर दिया? क्षार को। क्षार और अम्ल मिले तो क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण हुआ। और हमें यही करना है जब भी हमें किसी भी एक चीज की मात्रा ज्यादा हो जाए, चाहे वो एसिड हो या वो बेसिस हो। तो समझ में आया बच्चों? चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले डेली लाइफ के एग्जाम्पल की तरफ, जहां पे न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? आप देखोगे कि हमारे आसपास जो मिट्टी होती है, मिट्टी जानते हैं ना आप लोग, सॉइल, जो सॉइल होती है, कई बार हमारे जो घर में गमले होते हैं या फिर आसपास जो खेतों में आप देखते होगे फील्ड में किसान जो खेती कर रहा होता है, कई बार क्या होता है उस मिट्टी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, कई बार बेसिक की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब कई बार अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, कई बार क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। अब मिट्टी के अंदर जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो सही से ग्रो नहीं कर पा रहे। ग्रो ना कर पाने का कारण क्या है बच्चों? ग्रो ना कर पाने का कारण यही है कि उस मिट्टी के अंदर अम्ल या फिर क्षार की मात्रा बढ़ गई है। अब हम उसे न्यूट्रल करना है और न्यूट्रल करने का तरीका सिंपल है। अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो बेसिक ऐड कर दीजिए, बेसिस की मात्रा बढ़ गई है तो एसिड ऐड कर दीजिए। इतना करते ही आपका वो पौधा जो होगा वो सही से ग्रो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो हो गई न्यूट्रल हो गई ना अब, और हमें न्यूट्रल ही चाहिए थी। तो देखो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि मृदा उपचार। तो आपको मैंने जैसे कि बताया, अब उसे मैं एक बार पढ़ के समझाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, मतलब कई बार खेतों में काम करने वाले किसान अच्छी फसल पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे। तो वो क्या होते हैं? वो सोइल को एसिडिक बना देते हैं, अम्लीय बना लेते हैं। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। मतलब पौधे तो जब ही ग्रो करेंगे ना जब वो न्यूट्रल होगी, ज्यादा एसिडिक हो जाए या ज्यादा बेसिक हो जाए तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस। मतलब जब वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें बेसिस ऐड कर देते हैं, जैसे कि क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको ऐड करने से क्या होगा? हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर एसिड की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है बच्चों? थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाती है, और हमें न्यूट्रल करने से ही काम हो पाएगा। इस क्विकलाइम को हम लोग हिंदी में बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम लोग अगर ऐड करें तो भी हमारी मिट्टी जो होती है वो न्यूट्रल हो जाएगी, एसिडिक होने के कारण, जो एसिड बढ़ जाने के कारण जो एसिडिक हो गई थी उसका नेचर, ठीक है? आगे इफ द सोइल इज बेसिक, अगर वो क्षारीय हो रही हो आपकी मिट्टी, यानी सोइल का जो नेचर है वो इस समय बेसिक है, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट जो खाद होती है उसे आप ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जो आपकी क्या कहते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब कोई चीज सड़ जाती है, गल जाती है, वो चीज क्या रिलीज करती है? एसिड रिलीज करती है। तो वो क्या कर देंगे? उसको वो न्यूट्रल कर देंगे। तो जब आपके जो सोइल होगी वो एसिडिक हो जाएगी तो आपको उस समय क्या ऐड कर देना है? बेसिस। और जब वो बेसिक हो जाएगी तो क्या ऐड कर देना है? एसिड। बस इतनी सी बात आपको इसमें समझनी है, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आप अपनी सोइल का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आपके गमले में कोई पौधा सही से ग्रो नहीं कर रहा
तो आपको ये चेक करना है पहले तो कि आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब एसिडिक और बेसिक पता कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, है ना। इंडिकेटर्स यानी कि चाइना रोज है, लिटमस पेपर है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल्फिन सॉल्यूशन, है ना, टर्मरिक। इनसे हम लोग ये पता लगा लेंगे कि हमारी जो सोयल है वो एसिडिक है या नहीं बेसिक है। अब मान लो पता चल गया कि वो एसिडिक है, एसिडिक है तो उसमें बेसिक ऐड कर बना उसके अंदर बेस ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा वो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर वो बेसिक है तो उसमें थोड़ा एसिडिक ऐड कर दीजिए, नींबू पानी हो गया या कुछ इस तरीके की एसिडिक चीजों को ऐड कर दीजिए। ऑर्गेनिक मैटर खाद वगैरह ऐड कर देंगे तो और अच्छा है, तो उससे क्या होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो आपका जो प्लांट होगा वो सही से ग्रो कर पाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अब आगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर ही है, जो हमारी एवरीडे पे हम लोग देखने को मिलता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। आप देखोगे हमारे आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वहां से वेस्ट बनता है। अब वो वेस्ट क्या करते हैं, फैक्ट्री वालों के पास जो तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता है और तरीका भी नहीं है एक्चुअली में कि वो वेस्ट का करें क्या। ज्यादातर फैक्ट्री की जितना वेस्ट निकलता है वो आसपास की नदी नालों में बहा दिया जाता है या नहीं। जितने भी नदी नालों में ये कारखानों से निकलने वाला वेस्ट बह रहा है, तो ये जो वेस्ट है, क्या ये वेस्ट वहां पे जो नदी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे कि फिश हो गया या फिर टॉर्टॉइज हो गया, जो भी कछुआ मछली जो भी पानी में रह रहा है, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं हमारे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता होगा, पहुंचाता होगा बल्कि पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें इसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, रोकना चाहिए ना। अब इसके लिए कर क्या सकते, तो बच्चों आप उस वेस्ट को पहले न्यूट्रल करोगे तब आप उसे आगे रिवर्स वगैरह में छोड़ सकते हो, डाल सकते। ऐसा ना करने पे जितने भी रिवर्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को जरूरी है जानना कि हम लोग उस फैक्ट्री वेस्ट को पहले क्या कर लें, न्यूट्रल कर लें। और न्यूट्रल करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वो वेस्ट जो है वो एसिडिक है तो आप उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही, बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है द वेस्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंटेन एसिड्स, if they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic solution substances. ठीक है बच्चों, तो यानी कि जितना भी कारखानों से कचरे जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अगर हम उसे पानी में ऐसे ही बहने देंगे तो वो क्या करेगा, वो एसिड जो है वहां के रहने वाले जीवों को मार देगा। इसीलिए उसको रोकने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हम लोग पहले उस कचरे के अंदर क्षारकीय पदार्थ को छोड़ देते हैं, इससे हम लोग उसे न्यूट्रल कर लेते हैं, ठीक है, निष्प्रभावी बना लेते हैं यानी उदासीन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम उसे छोड़ दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी वहां पे उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आपके लिए अब होमवर्क टाइम। तो आप लोगों को अब होमवर्क में क्या करना है बच्चों, होमवर्क में जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चंस को आप लोगों ने कंप्लीट करना है और एक क्वेश्चन अपनी तरफ से खुद से करना है। वो क्या, आप लोगों को 5 डिफरेंस ढूंढने हैं एसिड और बेस के अंदर, कि एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस होते हैं, 5 डिफरेंसेस, जैसे कि उनके टेस्ट के आधार पे बता सकते हो कि एक का स्वाद खट्टा होता है, एक का स्वाद कड़वा होता है, या एक को जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, एक रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर सकता है। इस तरीके से आपको 5 डिफरेंस ढूंढने हैं इसमें एसिड और बेस में। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अच्छे से याद करना है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए गुड बाय।